तो दोस्तों आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज एक नए टेस्ट स्टार्ट हो रही है जो मध्यकालीन इतिहास से है। उसका टेस्ट नंबर फर्स्ट है। इस टेस्ट में हम देखने वाले हैं और फर्स्ट टेस्ट है। व्यवस्था वही है कि इस टेस्ट को हम 5 वीडियो में कवर करेंगे, यानी 100 क्वेश्चन हो जाएगा। इसका सेपरेट हिंदी और इंग्लिश व्याख्या के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड आईएएस पर मिल जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं टेस्ट नंबर फर्स्ट में, मिडावल हिस्ट्री में। तो इसमें कवर करेंगे। दूसरी बात, ये जो लेक्चर होता है, ये जो टेस्ट होता है, ये बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। इसमें हम कवर करने वाला दक्षिण में पल्लव और चालुक्य चोल साम्राज्य यानी 9वीं से 12वीं शताब्दी के तक का इतिहास। उसके यहाँ गजनवी तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत 1214 शताब्दी तक, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और मराठों का उदय, भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विकास, सूफी आंदोलन के बारे में कवर करने वाले हैं। ठीक है। अगर बात करें अदर टेस्ट सीरीज की, तो टोटल जो है हम सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 5 से 6 हज़ार की क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, जिसमें इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, एंशियंट की चल रही है और मिडावल की चली रही है। ज्योग्राफी की जो है लगभग 200 क्वेश्चन हो गए हैं, 200 से ऊपर हो गए हैं। इन्वायरमेंट के 200 से ऊपर हो गए, पॉलिटी के 200 से ऊपर हो गए हैं। और इस प्रकार इकोनॉमी के भी टेस्ट सीरीज, यानी सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। इन सब की अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड आईएएस पर मिल जाती है। पीडीएफ जो भी क्लास की इन्फॉर्मेशन रहेगी इस पर मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। और आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। या दूसरा तरीका है, अगर आपको और कोई परेशानी है तो आप हमारे नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। तो आज पार्ट फर्स्ट है। और अगर आपने पहले हमारी टेस्ट सीरीज़ देखी है और आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ आप जुड़ सकें। तो इसी के साथ चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है चोल वंश के बारे में पूछा है, चोल संदर्भ के बारे में पूछा। ऑप्शन एक दिया है, उनके शासन का मुख्य क्षेत्र जो कृष्णा नदी डेल्टा है था, जिसे बाद में चोला मंडलम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन दो है, राजा करिकाल चोल साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे। ऑप्शन तीन है, वेन्नी का युद्ध चोल वंश से जुड़ा हुआ था। तो कौन सा कथन सही है, चोल वंश से रिलेटेड है। इसका इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन इधर है। तो चोल वंश से बात करें तो इसका संबंध जो है, ऑप्शन एक की बात करें तो चोलों के शासन का मुख्य क्षेत्र जो था, ये कृष्णा नदी डेल्टा नहीं था, ये कावेरी डेल्टा था। ठीक है। और चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया। और चोल साम्राज्य तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली और तिरुवर, पेरम्बलूर, अलियार, नागपट्टिनम, ये इन सब तंजावुर जिलों के वर्तमान क्षेत्र में शामिल थे। तो जो चोलों का ये था, ये जो देखेंगे ये कावेरी डेल्टा है। ठीक है। कृष्णा डेल्टा ये इधर है। ठीक है। तो ये जो इनका ये ट्रेड रूट है चोल का, चोला एम्पायर जहाँ जहाँ था, चोला एम्पायर जो है कावेरी डेल्टा तक इनका जो है मुख्य भूमि थी। इसके अलावा इनका इन्फ्लुएंस देखेंगे तो आप यहाँ तक जो है था। ठीक है। तो चोला जो थे वहाँ ट्रेड जो है यहाँ तक साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज तक करते थे। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक गलत है। ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें तो राजा जो करिकाल चोल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे, ये बात तो सही है। ठीक है। ठीक है। उन्होंने पुहार यानी कावेरी पट्टनम के समान के बंदरगाह शहर की स्थापना की। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर के तटबंध का निर्माण किया, यानी बांध का निर्माण किया। वह दक्षिण भारत के संगम युग के शुरुआती चोल राजाओं में सबसे महान थे। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन भी सही है। वेन्नी का युद्ध जो है चोल से जुड़ा हुआ था। ठीक है। राजा करिकाल ने चेरों, पांडवों और 11 छोटे सरदारों के संघ को हराया, जिसे करिकाल के शासन के तहत 3 राज्यों को एक में मिला दिया गया। वेनी की लड़ाई करिकाला के करियर का निर्णायक घटना थी, जिसने 3 ताज वाले राजाओं के बीच एक आभासी आधिपत्य स्थापित किया। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें 2 और 3 सही, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इसमें प्राचीन काल में चोल शासन के संदर्भ में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन एक है, मुसेरी और टोंडी चोलों के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ऑप्शन दो,
शलभोंग मंदिर को दिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि अनुदान था। ठीक है, यानी इसमें भी चोल शासन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मुसेरी और टोंडी जो जो थे वो चोल वंश से संबंधित नहीं थे, ये आपको, क्योंकि संगम काल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री से, नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री की अपेक्षा जो है क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो चोल शासन से संबंधित पूछा है, इसमें मुसेरी और टोंडी की बात की गई, ये चोलों से संबंधित नहीं था। ये किससे संबंधित था? जो चेर वंश था, ये चेरा वंश था, उससे संबंधित था। ठीक है, ये क्या थे? मुसेरी और टोंडी क्या थे? ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नाम दिए गए हैं ये क्या थे? ये बंदरगाह थे जो चेरा वंश से संबंधित थे, ना कि चोल वंश से। ठीक है, और चोल साम्राज्य का सबसे पुराना और प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था? उसे क्या कहते हैं? चोल साम्राज्य का। ठीक है, यानी चोल शासन की बात करें तो उसका सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह, उसे पुम्पुहार कहते हैं। पुम्पुहार बंदरगाह जो था चोल शासन का सबसे पुराना और प्रसिद्ध बंदरगाह था। चोलों के अन्य नौसैनिक बंदरगाह की बात करें तो उसमें अरिकामडू, कामेडू, कांचीपुरम। ठीक है, इसके अलावा बात करें नागपट्टिनम, कुलाचल, कोराइकल, कदलूर, थुथुकुड़ी। तो ये प्रकार जो थे ये चोल से संबंधित थे बंदरगाह। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको एक ही ऑप्शन पता है तो एलिमिनेशन मेथड करता हो तो सही पूछा है, ऑप्शन एक हो जाएगा, इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा बी और डी। तो इसमें देखे जाने वाले अगर ऑप्शन दो की बात करें तो 16 भोग स्कूल के रख रखाव के लिए एक प्रकार की भूमि थी। ठीक है, ये मंदिरों के लिए नहीं था, ये स्कूलों के रखरखाव के लिए एक प्रकार की भूमि थी। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल राजाओं ने अपनी प्रजा को 5 प्रकार की भूमि उपहार दिए थे। तो देखेंगे इस प्रकार अगर ये मंदिरों के रखरखाव का नहीं था, स्कूल के रखरखाव का था, तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। और इसके अलावा बात करें तो चोल जो अपनी प्रजा को 5 प्रकार की भूमि उपहार देते थे उनको क्या क्या कहते थे? वेल्लन वगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि थी, और ब्रह्मदेव भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। जो शलभोग भूमि था वो एक विद्यालय को दी जाती थी, जो इसमें बात किया गया है। इसके अलावा देवदाना यानी की बात करें तो मंदिरों को भेंट की गई थी, और पल्लीच्छदम भूमि जैन संस्थाओं को दान में दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो साउथ इंडिया संगम पीरियड का मैप है, जिसमें आपको लोकेशन ध्यान रखना है। चोला जैसे पूछ लिया ऑप्शन एक में कि किस नदी का डेल्टा किनारा था, पांड्या जो डिवाइड हुए, चेरा। ठीक है, इनके टाइम पीरियड दिए हुए हैं, कब से कब थे चोला। ठीक है, तो अलग अलग आपको विजयनगर एम्पायर था। तो ये सब आप मैप के थ्रू भी याद रख सकते हैं, इसीलिए मैप दिया है। बहरहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या पूछा है? भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार। राजवंश का नाम दिया है, उनके प्रतीक का नाम दिया है। चेरा राज्य, पांड्या, चोला। तो चेरा का संबंध धनुष और बाण से है, पांड्या का है बाघ, और चोला राज्य का संबंध मीन से है। तो कौन सा कथन सही नहीं है राजवंश के संबंध में? तो चेर राजाओं ने धनुष और बाण को अपने वंश की शिखा यानी पहचान के रूप में अपनाया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन एक जो है सही है। इसके अलावा चेर की बात करें, चेर वंश जो था वो केरल के मध्य उत्तरी भाग में तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया, जैसे मैप में मैंने दिखाया। और उनकी राजधानी क्या थी चेरों की? एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं। जो चेर थे उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी थी कोंगू, वज्जी उनकी राजधानी थी। ठीक है, चेरों की। इसके अलावा बात करें पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो पुगलूर शिलालेख के चेर शासकों के 3 पीढ़ियों का उल्लेख है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन एक सुमेलित है। ऑप्शन 2 की बात करें, चोलों का प्रतीक बाघ था। ठीक है, चोलों का प्रतीक बाघ था, यानी ऑप्शन 2 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 3 भी सुमेलित नहीं है। पांड्य का प्रतीक क्या था? मछली थी। जो पांड्य राजा थे उनका प्रतीक क्या था? मछली थी। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं, यानी 2 और 3 सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें पांड्य वंश के संबंध में क्वेश्चन पूछा है।
पांड्यवंश के संबंध में ऑप्शन ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका में पांड्यों का उल्लेख है। ऑप्शन 2 इब्न बतूता ने पांड्य साम्राज्य का दौरा किया। ऑप्शन 3 है जो कालम्बरों के आक्रमण के साथ पांड्य वंश की शक्ति में कमी आई। तो कौन सा कथन इसमें सही है ये आपको बताना है। तो अगर बात करें तो पांड्य वंश के संबंध में तो ऑप्शन ए की बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र मेगास्थनीज की इंडिका में पांड्यों का उल्लेख है, ये तो ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 गलत है, यानी जो मार्को पोलो थे वो पांड्य साम्राज्य का दौरा किया था, इब्न बतूता नहीं। ठीक है, मार्को पोलो ने पांड्य साम्राज्य का दौरा किया था। अगर ऑप्शन ए की बात करें, अन्य स्रोतों की कुछ स्रोतों की बात करें जहां पांड्यों का उल्लेख मिलता है, तो उसमें देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात हो ही गई, मेगास्थनीज के इंडिका की बात हो गई, संगम साहित्य में भी इनका बार बार उल्लेख मिलता है, उनका उल्लेख रामायण महाभारत में भी मिलता है, कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा लेख शिलालेख में पांड्य राजा से प्राप्त होने वाली श्रद्धांजलि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ऑप्शन 2 में देखेंगे जो मार्को पोलो की बात की जा रही है वो 13वीं शताब्दी के बाद में लगभग देखेंगे जो मार्को पोलो ने पांड्य साम्राज्य का दौरा किया और भूमि और उसके लोगों में एक विशद विवरण छोड़ा। अपने यात्रा में खाते में या वह यह भी रिकॉर्ड करता है कि सती और राजाओं द्वारा बहुविवाह की घटना उस समय प्रचलित थी। उन्होंने काकतीय साम्राज्य का भी दौरा किया मार्को पोलो ने। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत हो गया, यानी सही पूछा जिसमें 2 हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बचा कौन सा? ऑप्शन सी, यानी इसमें 3 भी सही है। ठीक है, जो कालाभ्र है वो नामक एक जनजाति के आक्रमण के साथ पांड्य वंश की शक्ति का ह्रास हुआ। लंबे समय तक जो तमिलकम के इतिहास में कालाभ्र की इस अवधि को अंधेर युग के यानी डार्क एज के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, अगर इब्न बतूता की बात करें, जिसने इब्न बतूता की बात किया है, तो ये मोरक्को का एक यात्री था तो जो 1334 में भारत में आया था। वह मोहम्मद तुगलक के समकालीन था। ठीक है, अगर इब्न बतूता के बारे में आपको जानना हो तो वह मोहम्मद तुगलक के समकालीन था और मोरक्को का यात्री था। 1334 भारत आया। उसने यात्रा के दौरान मालाबार तट, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मालदीव, सुमात्रा का दौरा किया और समुद्री मार्ग से चीन गए और लेकिन मध्य एशिया के माध्यम से भूमि मार्ग से लौट आए। उनकी जो इब्न बतूता था उनकी द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है। उनकी पुस्तक का नाम जो था रिहला था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन सी सही हो गई। बाकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे ही दी एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पल्लव शासन के संदर्भ पूछा है। ऑप्शन 1 पल्लव राज्य को नाडुओं में विभाजित किया गया था। ऑप्शन 2 है राजा ने देवधान के नाम से जाने वाली मंदिरों को भूमि अनुदान प्रदान किया। ऑप्शन 3 है पल्लव अभिलेखों में ग्राम सभाओं के साथ साथ उनकी समितियों को भी दर्शाया गया जिन्हें सभा कहा जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पल्लव शासन के बारे में पूछा है। अगर इसमें पल्लवों के शासन की बात करेंगे तो पल्लव राज्य कोट्टम में विभाजित किया गया था। कोट्टम का प्रशासन राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता था। राजा के प्रशासन में था जिसमें उसमें सक्षम मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो पल्लव राज्य जो नाडुओं द्वारा विभाजित नहीं था बल्कि कोट्टम का प्रशासन राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन 2 की बात करें तो राजा जो थे वो देवधन के नाम से जाने वाले मंदिरों और ब्रह्मदेव नाम के नाम से जाने जाने वाला ब्राह्मणों को भूमि अनुदान प्रदान किया करते थे। इन जमीनों को सरकार के करों से छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 भी सही है, यानी एक सेकंड, यानी अगर पल्लव अभिलेखों की बात करें तो उसमें क्या है, ग्राम सभाओं के साथ साथ उनकी समितियों को भी दर्शाया गया है। ग्राम सभाओं में सभी गांवों की भूमि का विवरण रखा गया है। स्थानीय मामलों की देखभाल और मंदिरों का प्रबंधन किया गया है। पल्लव राजनीति में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विधानसभाएं हैं, उर, सभा और नगरम। ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा, ये पल्लव से संबंधित है। ठीक है, उर जो थी, उर एक गैर ब्राह्मणवादी
सभा थी, जो नगर व्यापारिक समूहों की सभा थी। ये सभी स्थानीय सभाएं या निकाय हर साल नियमित रूप से मिलते थे, जबकि दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए एक छोटी कार्यकारी संस्था द्वारा देखा जाता था। हालांकि राजा का प्रशासन के में केंद्र में था, उसमें उसे मंत्रियों का समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार इसमें तीन भी सही है, यानी पूछा है कौन सा कथन सही है, दो और तीन सही है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें देखेंगे जो पल्लव थे उनकी टेरिटरी इसमें दी गई है, कांची उनकी राजधानी थी, तो पल्लव की टेरिटरी दी गई है, तो वो आप देख लीजिएगा। मैप के थ्रू आप देखेंगे तो आपको जल्दी इतिहास के बारे में जानकारी हो जाएगी, अगर फैक्ट को छोड़ दे। पल्लवों के संबंधित कुछ कथन फिर से दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन एक पूछा है, मामडूर शिलालेख और कुदमीनमलाई शिलालेख पल्लवों से संबंधित है। ऑप्शन दो है, सित्तन वंशल चित्रकला इसी कला की थी। ऑप्शन तीन है, पल्लवों ने गुप्त राजाओं के लिए सामंत के रूप में कार्य किया। ऑप्शन चार है, पल्लव चालुक्य समकालीन थे। तो पल्लव शासन काल के बारे में इसमें भी पूछा है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक सही है, यानी मामडूर शिलालेख में स्वर संगीत के संकेतन पर एक नोट है। महेंद्र वर्मन पल्लव की उपलब्धियों और उपाधियों को भी यहाँ अंकित किया गया था। और कुडमिनमलाई शिलालेख संगीत नोट्स और वाद्य यंत्रों को संदर्भित करता है। यह एक महत्वपूर्ण संगीत शिलालेख है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पल्लव से संबंधित है। ऑप्शन दो की बात करें, ये भी सही है, यानी सित्तन वाशल पेंटिंग इसी काल में थी। वे तमिलनाडु में गुफाओं की दूसरी शताब्दी का जैन परिसर है। इसमें सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग है, जो ये अजंता और बाग गुफाओं का एक करीबी रूप है। अधिकांश चित्रकला की बात करें दोस्तों, तो इसमें पांडियन कला का यानी 19वीं शताब्दी ईस्वी की है। उल्लेखनीय चित्रों में कमल के साथ एक तालाब शामिल है, और यह दृश्य जो है शामो शरण को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे। इसमें ऑप्शन दो भी सही है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन गलत है। पल्लव की उत्पत्ति और शुरुआत का सुझाव देने वाले कई सिद्धांत हैं। सिद्धांतों में से बात करें तो इनमें से एक का मानना है कि पल्लवों ने अपने साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सातवाहनों के लिए सामंतों के रूप में कार्य किया, जो सातवाहन शक्ति को कम होने पर स्वतंत्र हो सक गए। तो इस प्रकार ऑप्शन तीन गलत है। ऑप्शन चार जो है सही है, यानी पल्लव जो थे चालुक्य के समकालीन थे। महेंद्र वर्मन द्वितीय भी हर्षवर्धन के समकालीन थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी एक दो चार सही है, तो एक दो चार ऑप्शन सी में है, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो भारत के इतिहास में पल्लव के संदर्भ में विचार करना है। ऑप्शन एक है, संस्कृत में पल्लव शब्द का अर्थ लता है। ऑप्शन दो है, स्वदेशी मूल के विद्यालय से पता चलता है कि पल्लव स्वदेशी नाग थे, यही नागाज थे। ठीक है, ऑप्शन तीन की बात, कदम और गंगा पल्लव के महत्वपूर्ण समकालीन थे। ऑप्शन चार है दोस्तों, प्रारंभिक पल्लव शासकों में वैष्णववाद का पालन किया। तो कौन सा ऑप्शन सही है पल्लवों के संबंध में? अगर पल्लव शब्द की बात करें तो उसका अर्थ लता होता है, और तमिल शब्द में टोंडई का संस्कृत संस्करण है, जिसका अर्थ यह भी है पल्लव संभवतः एक स्थानीय जनजाति थे, जिन्होंने जो थे टोंडे नाडु या लता की भूमि में अपना अधिकार स्थापित किया। तमिल में पल्लव शब्द को डाकू का भी पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार संस्कृत में पल्लव शब्द का अर्थ लता है, तमिल में इसे डाकू का पर्यायवाची माना जाता है। अगर दो की बात करें तो ये भी सही है। तीन विचारधाराएं हैं जो पल्लवों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देते हैं। स्वदेशी मूल की विचारधारा से पता चलता है कि पल्लव एक स्वदेशी राजवंश थे, और इक्ष्वाकु वंश था साम्राज्य के विघटन के बाद सत्ता में आया। दूसरी विचारधारा है कि वे स्वदेशी नागाज थे, और दोनों विचारधाराएं पार्थियन संबंध और वातक संबंध हैं। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही है। कदम्ब और गंगा जो थे पल्लवों के महत्वपूर्ण समकालीन थे। ठीक है, कदम्ब साम्राज्य की स्थापना उत्तरी कर्नाटक में मयूर शर्मन और चौथी शताब्दी की ईस्वी के दौरान कोंकण द्वारा की गई थी। प्रारंभिक पल्लव कदम्बों की बात करें तो साथ संघर्ष में आए, और कदम्ब प्रमुख पल्लवों को हराया। इस प्रकार जो है इसमें जो है ऑप्शन तीन सही है। और चार की बात करें तो ये भी सही है। सिंह विष्णु को पहला महत्वपूर्ण पल्लव शासक माना जाता है, और पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि वैष्णववाद का अनुयायी थे ये लोग। महेंद्र वर्मन प्रथम उस युग के शैव संतों से प्रभावित होने वाला पहला पल्लव शासक था। ठीक है, वहीं पल्लव के राजा शिव के भक्त बन गए, और पल्लव बौद्ध और जैन जैसे धर्मों को भी प्रति क्या हुए, सहिष्णु रहे। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो अगर देखेंगे सही की बात की जाए तो इस प्रकार देखेंगे,
आंसर के हिसाब से चारों सही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें संगम काल के दक्षिण भारतीय राजवंशों के संदर्भ में विचार करना है। ऑप्शन एक दिया है, सेन गुट्टवन चेर वंश के प्रमुख शासक थे, उन्होंने पट्टिनी पंथ की स्थापना की। ऑप्शन दो है, नगरम के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों के संघ ने कभी कभी कस्बों में प्रशासनिक कार्य किए। ऑप्शन तीन है, ब्रह्मदेही सब ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदान को दर्शाता है। कौन सा कथन सही है? संगम काल के दक्षिण भारतीय राजवंशों के संदर्भ में आपको दिया गया है। अगर ऑप्शन एक की बात करें, सेन गुट्टवन की बात करें, तो वो चेर वंश का प्रमुख शासक था और सेन गुट्टवन ने सैन्य उपलब्धियों को महाकाव्य शिल्पाधिकारम, ये आया था, न्यूज़ में था बहुत टाइम पहले, शिल्पाधिकारम में ये दर्ज किया गया है कि सेन गुट्टवन की सैन्य उपलब्धियों को शिल्पाधिकारम में दर्ज किया गया है। उन्होंने कन्नगी या पट्टनी पंथ, यानी पट्टनी पंथ मतलब क्या होता है, आदर्श पत्नी के रूप में कन्नगी की पूजा की स्थापना की। देवी पट्टनी और कन्नगी का रूप है जो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल का केंद्रीय पात्र है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन दो भी सही है, यानी नगरम के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों को संघ में कभी कभी कस्बों में प्रशासनिक कार्य दिए गए थे। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन जो था वो भी देखेंगे तो ये भी सही है, यानी अगर ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को अभी पहले ही बताया उसे ब्रह्मदेह कहते थे। इनमें से अधिकांश भूमि पर कर नहीं देना पड़ता था और राजा द्वारा इन्हें वापस नहीं लिया जा सकता था। इस प्रकार इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इसमें राजराजा प्रथम के संदर्भ में पूछा है। तो राजराजा प्रथम जो के संदर्भ में निम्नलिखित तो विचार करना है। ऑप्शन एक है वे शिव भक्त थे। ऑप्शन दो है उन्होंने 1010 ईस्वी में तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। ऑप्शन तीन है उन्होंने शिवपद शेखर की उपाधि धारण की। तो अगर राजराजा प्रथम के बारे में बात करें तो कुछ अन्य तथ्य की बात करें तो इस प्रकार है, उन्होंने 1010 ईस्वी में तंजौर में भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया है, यानी तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और इसे किसने निर्माण किया था? राजराजा प्रथम ने। और अगर इस मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो ये द्रविड़ शैली में है। ठीक है, यानी साउथ की मंदिर है, आप अगर साउथ की मंदिर देखेंगे तो वो जो मंदिर शैली है द्रविड़ शैली है। और वहीं नॉर्थ में आ जाएंगे तो आपको कौन शैली मिलेगी? नागर शैली। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर शिव भगवान संबंधित है और वो द्रविड़ शैली में बना जिसे राजराजा प्रथम द्वारा बनवाया गया था। और इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा और ग्रेट लिविंग चोल मंदिर का भी हिस्सा माना है। यद्यपि यह एक जो राजराजा प्रथम था वह शिव भक्त था, वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। राजराजा प्रथम के शासनकाल के दौरान श्री विजय राजा मराविजेतो वर्मन ने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण किया। इसे सुलामणि वर्मा विहार कहा जाता था। श्रीलंका पर राजा प्रथम ने अपने सैन्य विजय कारण इसका उत्तरी और पूर्वी भाग चोल सत्ता से सीधे नियंत्रण में लाया। तो इस प्रकार देखेंगे चोलों ने कोरोमंडल और मालाबार दोनों तटों पर नियंत्रित किया। उनकी अन्य उपलब्धियों की बात करें तो मुमुदी चोल यानी 3 मुकुट की बात करें तो चेरा चोल पांड्या पहनने वाले थे। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, चोल प्रशासन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन एक है उत्तरामेरु शिलालेख चोल प्रशासन के में ग्राम परिषदों के गठन और कार्यों का विवरण प्रदान करते हैं। ऑप्शन दो है गांव की स्वायत्तता नहीं थी और राजा अंतिम निर्णय लेने वाला था। ऑप्शन तीन है चोल के अधीन तमिलों और नौसैनिकों की उपलब्धियों में भी गिरावट आई। ऑप्शन चार है जो कुदावोलाई प्रणाली थी वो चोल प्रशासन से जुड़ी हुई थी। तो चोल प्रशासन के संबंधित चार कथनों में से कौन सा कथन सही है? अगर ऑप्शन की एक की बात करें तो ऑप्शन एक सही है। उत्तरामेरु शिलालेख चोल प्रशासन के ग्राम परिषदों के गठन उनके कार्यों का विवरण देता है। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है। सभाओं और उनकी सम्मतियों के साथ साथ ग्राम स्वायत्तता की व्यवस्था युगों से विकसित हुई और चोल शासन के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई। प्रशासन का विकेंद्रीकरण चोल प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, यानी राजा का अंतिम निर्णय नहीं था, उसमें प्रशासन का विकेंद्रीकरण था। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी गलत है। ठीक है, चोलों ने अपनी
नौसेना पर विशेष ध्यान दिया। चोलों के अधीन तमिलों की नौसैनिक उपलब्धियों उन अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, यानी गिरावट नहीं आई बल्कि चरमोत्कर्ष यानी ऊंचाई पर थी। ऑप्शन 4 की बात करें तो 4 जो है सही है, यानी उत्तर मेरू के शिलालेख कुदावलई प्रणाली के बारे में बात करते हैं। यह सिस्टम के चोलों के ग्राम प्रशासन की एक बहुत ही उल्लेखनीय और अनूठी विशेषता थी। इस सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके माध्यम से गांव के प्रत्येक जो है संरक्षण के लिए प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता था। तो इस प्रकार ये सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? एक और चार, एक और चार ऑप्शन ए में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पल्लव साम्राज्य की कला और स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ऑप्शन एक बात करें, पल्लवों ने चट्टान के मंदिरों की खुदाई की कला शुरुआत की। ऑप्शन 2 है अखंड रथ पल्लव वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक था। ऑप्शन 3 है गंगा का अवतरण या महाबलीपुरम में अर्जुन की तपस्या पल्लवों की कला और वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। तो पल्लव साम्राज्य की स्थापत्य और कला के बारे में आपको बताना है इन तीन ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही है। अगर पल्लव की बात करें तो पल्लवों ने चट्टानों से मंदिरों की खुदाई की कला की शुरुआत की और मंदिर स्थापत्य को द्रविड़ शैली की शुरुआत की। यानी द्रविड़ जो मंदिर को स्थापित करने के द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लवों से मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। यानी पल्लव वास्तुकला के दूसरे चरण की बात करें तो मामल्लपुरम में, अगर आपने सुना होगा जहाँ सी जिनपिंग गए थे, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके गए थे, उसे मामल्लपुरम की बात कर रहे हैं, तो उसमें अखंड रथों यानी मंडपों द्वारा दर्शाया गया है। पल्लव वास्तुकला के बाद के चरणों की बात करें तो उसमें गुफा मंदिरों से शुरू होकर रथों तक जो अखंड यानी एक ही पत्थर से रथ जो बनाए जाते हैं तो तक के बाद के संरचनात्मक मंदिरों का क्रमिक विकास हुआ। ऑप्शन 3 की बात करें, गंगा अवतरण महाबलीपुरम के अर्जुन तपस्या वाले पल्लव की कला वास्तुकला सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। तो इस प्रकार ये भी सही है, यानी इसमें 1 2 3 ही सही है। क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय और राजा सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन 1 है मामल्लपुरम के शोर मंदिर कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर उनके काल में बनाया गया था। ऑप्शन 2 कवि दंडिन उन दरबार में रहता था। ऑप्शन 3 उसने चीन में दूतावास भेजे और उसके शासन काल में समुद्री व्यापार फला फूला। कौन सा कथन सही नहीं है नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में? राजा सिम्हा की बात करें तो राजा सिम्हा के संरचनात्मक मंदिरों की शुरुआत की और इन मंदिरों का निर्माण था नरम रेत की चट्टानों का उपयोग करके किया गया। मामल्लपुरम में सौर मंदिर, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर इस अवधि के दौरान निर्मित उल्लेखनीय वास्तुकला के टुकड़े थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें कविदंडन जो थे उनके दरबार के सदस्यों में से एक थे। ठीक है, और काव्य दर्शन दशा कुमार चरित्र दंडिन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध रचना है। तो ये भी सही है और ऑप्शन 3 भी सही है। यानी उसने जो है चीन में दूतावास भेजे, उसके शासनकाल में समुद्री व्यापार फला फूला, उनका शासन बाकी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्ण था और उन्होंने कला और वास्तुकला के साथ साथ साहित्य के विकास में भी बहुत रुचि ली और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री संबंधों को भी मजबूत करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार देखें कौन सही कथन सही नहीं है, यानी तीनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसमें होगा, यानी इनमें से कोई भी की बात करें। एक सेकंड, इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पल्लव साम्राज्य से संबंधित है। नरसिंह वर्मन प्रथम के चित्रकारी में उनकी विशेषज्ञता के कारण जो चित्रकार पुली की उपाधि दी गई। ऑप्शन 2 है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान फाहियान ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया। ऑप्शन 3 है नरसिंह वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सेना ने चालुक्य क्षेत्र में प्रवेश किया और राजधानी वातापी को नष्ट कर दिया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पल्लव साम्राज्य के बारे में पूछा है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो देखेंगे वो गलत है, क्योंकि महेंद्र वर्मन प्रथम को चित्रकारी में उनकी विशेषज्ञता के कारण चित्रकार पुली की उपाधि दी गई थी, ना कि नरसिंह वर्मन को। ठीक है, महेंद्र वर्मन थे उनको ये उपाधि दी गई थी, महेंद्र वर्मन प्रथम।
वैन बर्मन प्रथम को क्या की गई, चित्रकार पुली की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से करना हो तो जहाँ एक हो वो एलिमिनेट कर दीजिए, बचा बी सी डी। अब देखते हैं दूसरा, देख लेते हैं। तो दूसरा गलत है। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान हुआंग सांग ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया। ठीक है, तो इसमें जो थे फायान नहीं थे, वेन जो थे वो कौन से थे, फायान की जगह कौन से आए थे, उसमें जो है वैन सांग यानी हुआन सांग थे वो आए थे पल्लो की राजधानी कांचीपुरम का दौरा करने। तो ये भी गलत हो जाएगा। दो दो जहाँ हुआ इसको मिनट कर दीजिए, बचा तीन। तीन ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम के अधीन चालुक्यों ने सेना ने चालुक्य क्षेत्र में प्रवेश किया, राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया और नष्ट कर दिया। और नरसिंह वर्मन शहर को नष्ट करने के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। पल्लव शासन के दौरान शिक्षा और सीखने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है, प्रारंभिक जैन और बौद्ध नियंत्रित संस्थानों को ब्राह्मणवादी संस्थाओं ने हटा दिया था। ऑप्शन दो है, घटिका शिक्षा सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग थे। ऑप्शन तीन है, पल्लवों के शासनकाल में गणित लोकप्रिय हुआ। और ऑप्शन चार की बात करें तो संस्कृत के साथ साथ पाली और प्रकृत शिक्षा के माध्यम थे। कौन सा कथन सही है पल्लवों के शासन के काल में? ऑप्शन एक सही है, प्रारंभिक दिनों में शिक्षा जैन और बौद्धों द्वारा नियंत्रित की जाती थी। इसके केंद्र मधुर की बात करें तो इसमें केंद्र में मदुरई कांची में स्थित थे, लेकिन ब्राह्मणवादी संस्थानों के समय के साथ उनका स्थान ले लिया। ठीक है, ऑप्शन दो भी सही है, घटिका शिक्षा सिस्टम एक महत्वपूर्ण अंग थे। यानी घटिका जो थी मंदिरों से जुड़ी ब्राह्मण संस्थाएं थी जो ज़्यादातर उन्नत अध्ययन तक सीमित थी, ज़्यादातर मदुरै और कांची के पास पाए जाते थे। यानी घटिका जो थी वो किससे संबंधित थी, मंदिरों से जुड़ी ब्राह्मण संस्थाएं थी। ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन सही है। 8वीं शताब्दी में गणित भी लोकप्रिय हो गया। एक विश्राम गृह, एक भोजन केंद्र और एक शिक्षा केंद्र होने के कारण गणित का सर्वव्यापक संस्थान था। 8वीं शताब्दी के दौरान लोकप्रिय हो गया। चौथे को ऑप्शन की बात करें, ये गलत है। यानी संस्कृत सभी संस्थानों में शिक्षा का माध्यम था क्योंकि पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लव राजधानी कांची संस्कृत सीखने का एक बड़ा केंद्र था। इस प्रकार इसमें एक दो तीन सही है, यानी ऑप्शन बी सही है, चौथा नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत शासन के संदर्भ में शब्द दिए गए, उनका अर्थ दिया गया है। चहलगानी का संबंध 40 तुर्की मुख्य अधिकारी। चौगान व्यापारी अधिकारी का संबंध कीमतों को नियंत्रित करने वाला। ऑप्शन तीन है, पैबो सुल्तान के पैर चूमने की एक परंपरा। ऑप्शन चार है, सहना जो था वो पोलो जैसे एक खेल था। तो कौन सा सुमेलित है? ठीक है, अगर इसमें बात करें ऑप्शन एक की तो चहलगानी जो थी वो 40 तुर्की मुख्य अधिकारियों के लिए उपयोग किया जाता था। वे कुलीन थे जिन्होंने राज्य पर बहुत प्रभाव डाला। इल्तुतमिश ने उनके प्रति बहुत सम्मान दिखाया, लेकिन जब उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना तो ये रईस बहुत खुश नहीं हुए और उसके लिए परेशानी खड़ी करने लगे। तो इस प्रकार जो चहलगानी 40 तुर्की चीफ थे ये जो है सही है। चौगान व्यापारी चौगान व्यापारी को चौगान जो था, अपना सुना होगा, चौगान जो था वो पोलो जैसा खेल था और घोड़े के पीठ से बैठ कर खेला जाता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सुना होगा, जो चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार ये सुमेलित नहीं है। तीन, पैबोस जो थे सुल्तान के पैर चूमने की परंपरा, ये सही है। ठीक है, यानी गुलाम शासक बलबन या उलुग खान के द्वारा यह अनिवार्य घोषित कर दी गई थी। चौथा गलत है। अलाउद्दीन खिलजी खद्यान से लेकर गुलामों और घोड़ों तक सभी वस्तुओं की कीमतें तय करने का निर्णय लिया। उसने खाद्यान्न, वस्त्रों, गुलामों, घोड़ों के लिए 3 बाजार स्थापित किए। ठीक है, यानी सहना जो था वो कीमतों को नियंत्रित करने से संबंधित था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन जो पूछा है सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन बी जो है, अगर देखेंगे एक और तीन सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें भी दिल्ली सल्तनत के दौरान सुधारों के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या क्या सुधार हुए। ऑप्शन एक की बात करें, गुलाम शासक मोहम्मद बिन तुगलक वस्तुओं की लागत का निर्धारण करते थे। ऑप्शन दो है, खुद और
मुकद्दम जमींदार थे और जिन पर भू राजस्व प्रशासन के सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऑप्शन 3 है मोहम्मद बिन तुगलक खुले विचारों के थे, वे मुस्लिम मौलवियों के साथ साथ जैन संतों व हिंदू योगियों से भी बातचीत करते थे। तो सही उत्तर आपको चुनना है दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या क्या सुधार हुए उससे संबंधित आपको 3 कथन दिए गए हैं। उन 3 कथनों में से आपको सही उत्तर को बताना है क्या क्या सही है। अगर आप ऑप्शन 1 की बात करें तो यह विशेष सुधार खिलजी राजवंश के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। वह खाना पकाने से लेकर तेल, सुई, खाद्यान्न, चीनी से लेकर महंगे घोड़े, मवेशी, दासों सभी वस्तुओं की लागत तय करना चाहता था। यानी गुलाम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नहीं, ये खिलजी राजवंश अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये सब वस्तुओं का लागत का निर्धारण करते थे। इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन 2 सही है। अलाउद्दीन सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर जोर दिया कि दोआब, यानी दोआब मतलब 2 नदियों के भूमि का क्षेत्र जो की बात करें उसकी जो में भूमि राजस्व खेती के तहत क्षेत्र पर अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आमतौर पर इसका अर्थ है कि अमीर और शक्तिशाली जमींदार गरीबों और जिनके पास कम जमीन थी उन लोगों पर करों का बोझ नहीं डाल सकते। लेखक बर्नी ने खुद और मुकद्दम इसी नीति के प्रभाव को विस्तृत विवरण दिया है। ऑप्शन 3 की बात करें ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक राजवंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। वे दिल्ली के एकमात्र सुल्तान थे जिन्होंने व्यापक साहित्य और धार्मिक दर्शन शिक्षा प्राप्त की थी। वे खुले विचारों वाले व्यक्ति थे जो धार्मिक मामलों के साथ बहुत सहिष्णु थे। तो इस प्रकार सही उत्तर की बात करें 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 बलबन के शासन के अधीन प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है उसने गैर कुलीन परिवारों के लोगों के सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। ऑप्शन 2 है जब न्याय देने की बात आई तो उन्होंने कोई अपवाद नहीं किया। ऑप्शन 3 उसने गैर तुर्कों को सत्ता अधिकार पदों से बाहर रखा। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? बलबन के शासन के अधीन प्रशासन के संबंध में जो है 3 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर ऑप्शन 1 की बात करें दोस्तों तो वहिंद की लड़ाई पंजाब के हिंदू शाही राजा आनंदपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच लड़ी गई। पंजाब के मुस्लिम शासकों ने आनंदपाल का समर्थन किया लेकिन वह फिर भी हार गया। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, मिस्टेक है इसमें कुछ। एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 के देख लेते हैं, 17 अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में मध्यकाल में भारत में हुए अरब और तुर्की आक्रमणों के संदर्भ में पूछा गया है। ऑप्शन लड़ाई और 2 लोगों के बीच की बात की गई। वहिंद की लड़ाई जैसे हमने बात कर रहे थे, वहिंद की लड़ाई जो थी वो किसके किसके बीच लड़ी गई थी? वहिंद की लड़ाई थी वो देखेंगे तो वो पंजाब के हिंदू शाही राजा आनंदपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच लड़ी गई थी। पंजाब के मुस्लिम शासकों आनंदपाल का समर्थन किया लेकिन वह फिर भी हार गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो तराइन का लड़ाई की बात करें तो तराइन की लड़ाई 1191 में और 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई। पहला पृथ्वीराज ने जीता जबकि दूसरा मोहम्मद गौरी ने जीता। ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है। चंदावर की लड़ाई जो थी वो 1193 में कन्नौज यूपी के पास की बात करें तो राजा जयचंद मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो यहाँ राजा जयचंद और बना मोहम्मद गौरी था। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें 1 और 2 सुमेलित है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तुर्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 वे अब्बासीद साम्राज्य के महल के रक्षक और किराए सैनिक थे। ऑप्शन 2 क्रूर लूट के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ना और वापसी उनके युद्ध के प्रमुख तरीकों में से शामिल था। ऑप्शन 3 गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विघटन, भारत में तुर्की का विस्तार एक महत्वपूर्ण कारण था। कौन सा कथन सही है? तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो 9वीं शताब्दी के अंत तक जो अब्बासीद के खिलाफत का पतन हो गया और उनकी जगह इस्लामी तुर्कों द्वारा शासित राज्यों ने ले ली थी। महल के पहरेदारों और किराए सैनिकों के रूप में साम्राज्य में प्रवेश करने के पश्चात वे राजा के निर्माताओं के रूप में उभर गए।
जैसे ही केंद्र सरकार की शक्ति का पतन हुआ, प्रांतीय गवर्नर ने स्वतंत्रता प्राप्ति प्रशस्ति ग्रहण करना शुरू कर दिया। इन नए शासकों ने पहले अमीर और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो तुर्कों ने अपने निष्ठुर लूट की आदत से लेकर आए और उन्होंने युद्ध के मुख्य तरीके थे, जैसे तेजी से आगे बढ़ना, पीछे हटना, छापेमारी पथा, तो इन सब की देखेंगे तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ये भी सही। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विच्छेद से उत्तर भारत में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू हुआ और वर्चस्व के लिए संघर्ष का एक नया चरण शुरू हुआ। परिणामस्वरूप भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा और उत्तर पश्चिमी एशिया पर आक्रामक विस्तारवादी तुर्की साम्राज्यों पर राज्यों का उदय पर बहुत कम ध्यान दिया गया। तो इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। भारत में मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जाबुल या जमींदार शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी भारत के जमींदार से, ऑप्शन बी है कमांडरों के कमांडर से, ऑप्शन सी कृषि भूमि वसूला गया कर, ऑप्शन डी है काबुल और कांधार के दक्षिण में पड़ोसी क्षेत्र से। तो इसमें आप बात करेंगे, ये जो भारत में मध्यकालीन इतिहास में जाबुल या जमींदार शब्द जो था वो काबुल या कांधार के दक्षिण में पड़ोसी क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, दक्षिण में अगर काबुल या कांधार और उसके पड़ोसी क्षेत्रों को क्या कहा, जाबुल और जमींदार के नाम जाना जाता था। उन्हें 9वीं शताब्दी के अंत तक अल हिंद या भारत का हिस्सा माना जाता था। इस क्षेत्र में कई बौद्ध और हिंदू तीर्थस्थल है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपने बामियान का नाम सुना होगा। बामियान, अगर आपको बामियान ना समझ में आ रहा हो तो आपने वो मूवी देखी होगी राम सेतु, तो उसमें बामियान को दिखाया गया है, जिसमें 53.5 मीटर विशाल प्रतिमा बुद्ध की थी और 1000 बिच्छुओं का निवास के लिए गुफाएं बनाई गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन डी जो है सही है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको हम जो है आपको बाद में कराएंगे, नेक्स्ट टेस्ट में हम इसको सही करा देंगे। तो इस प्रकार देखेंगे हमारे जो है 20 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपको टेस्ट पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसकी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन IAS पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।